जी हाँ मित्रों, तो आज है 12 जनवरी बुधवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 4 महीने और 24 दिन ही बाकी है। मुद्दा है डेली करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। बड़ा मामला तो ये इकोनॉमी में वोडाफोन अपने शेयर सरकार को देगा, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की क्राइसिस वगैरह क्या है ये देखते हैं। उसके बाद पॉलिटी, एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस के भी कुछ समाचार थे, वो उसके बाद देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज दिस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्राइसिस और वोडाफोन ने सरकार को शेयर दिया, ये मामला क्या है। एक ज़माने में भारत में प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम कंपनियों को अपना बिजनेस करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर 1991 में ये पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी भारत में बिजनेस स्टार्ट करने की अनुमति दी गई। तो उन्होंने सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, सरकार को हर साल एनुअल फ़ी देनी पड़ती थी, और ये जो फ़ी देनी है वो कितनी देनी है, तो वो होता था कि उनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, एजीआर, और उसका सर्टेन परसेंटेज सरकार को देना है एज फीस। अब समझिए कंपनी, टेलीकॉम कंपनी कैसे पैसा कमाती है, कॉलर ट्यून का पैसा, प्रीपेड का पैसा, पोस्टपेड का पैसा। तो ये जितना पैसा उन्होंने कमाया है उसका सब टोटल कुछ किया जाए जिसे कहा जाए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और उसका एक्स परसेंटेज सरकार को वो हर साल पेमेंट में देंगे। तो ये तो चल ही रहा था, लेकिन फिर कंपनियों ने कहा हमें ये फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करने हैं ताकि उनको कम फीस देनी पड़े, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कुल मिलाकर बात यह है कि ये सब टेलीकॉम कंपनियों का ये कहना है कि हम जो कॉलर ट्यून, प्रीपेड, पोस्टपेड में पैसा कमाते हैं तो वो तो टेलीकॉम रेवेन्यू है, और उसमें से हम एजीआर पे करें वो बराबर है। लेकिन हमारे कुछ अलग से नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू भी होते हैं। जैसे कि सपोज एयरटेल ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और फिर किसी को किराए पर दे दी, रेंटेड, या एयरटेल कंपनी ने मारुति कार कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे थे जिसमें से उसे इंटरेस्ट ब्याज मिल रहा है। अब प्रश्न है, एयरटेल मारुति के बॉन्ड क्यों खरीदेगा? भाई कंपनी हर साल प्रॉफिट करती है, प्रॉफिट का पैसा वो कुछ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में दे देती है, कुछ वापस री इन्वेस्ट करती है। कुछ बार उनको लगे कि अभी पैसा री इन्वेस्ट करने की सही टाइम और अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, कुछ दिन वेट करना है, तो उतने दिनों तक वो सारे पैसे को क्या करे, बैंक में भी सेव कर सकते हैं, कंपनी अपने नाम का बैंक अकाउंट खोल सकती है, या कंपनी कुछ कुछ बार दूसरी कंपनियों के बॉन्ड्स भी खरीद लेती है। वो डिपेंड करता है उसका क्या कैश मैनेजमेंट चल रहा है। तो ऐसी रेंटेड प्रॉपर्टी, बॉन्ड इनकम, वो तो सब टेलीकॉम इनकम नहीं है, वो तो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो उस पर एजीआर नहीं लग, उसको एजीआर में मत काउंट करो, और उसकी फीस हम सरकार को नहीं देंगे, ऐसा कंपनी वाले बोल रहे थे। लेकिन सरकार बोली थी नहीं हमको चाहिए, और ये बोले थे प्लीज डोंट काउंट द नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार सही है, टेलीकॉम कंपनियां गलत है। तो इस हिसाब से जितने सालों तक इन्होंने ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे नहीं किया हो, उस पर सरकार कहती है हमको ब्याज दो, उस पर पेनल्टी, जुर्माना दो। ये सब बोलते बोलते हुए जियो, वोडाफोन आइडिया यानी वाई है, मैं तो उसे वोडाफोन ही बोल रहा हूँ, और एयरटेल, इन सब का 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ रुपया पैसा बाकी है। अब हुआ ये कि वोडाफोन ये कहने लगा हमसे ये ना हो पाएगा, सरकार मदद नहीं करेगी हमारी तो कंपनी बंद हो जाएगी। और कंपनी जो बंद होगी तो आईडीबीआई बैंक और दूसरे कई सारे बैंक जिन्होंने ये वोडाफोन, एयरटेल, जियो को लोन में ढेर सारा पैसा दिया है, वो सब पैसा डूब जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो फिर सरकार को लगा अभी इनकी कुछ मदद करनी पड़ेगी। अब जो, और दूसरा ये भी प्रॉब्लम कि अगर वोडाफोन बंद हो गया तो फिर सिर्फ दो ही प्लेयर बचेंगे, एयरटेल एंड जियो। तो एक प्रकार से डिओपॉली हो जाएगी। मोनोपॉली आप समझते हैं, एकाधिकार, जैसे कि सिर्फ रेलवे का ही रेलवे चलता हो। डिओपॉली मतलब सिर्फ इन दोनों की चलती है, और ये आपस में साठगांठ कर ले, कार्टेल बना दे कि चाहे हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट 50 रुपये क्यों ना हो, किसी को 500 रुपये से सस्ते में प्रीपेड प्लान नहीं बेचेंगे, ऐसी लूट मचा दे। वो नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने सोचा इसलिए ये सब कंपनियां सर्वाइव करे, कंपटीशन बना रहे, ये ज़रूरी है, तो मदद करनी पड़ेगी। अब मदद कैसे करेंगे? वो 2021 सितंबर में बोला था कि 1 अक्टूबर 2021 से लेके अगले 4 साल के लिए ये जो सब एजीआर, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब जितना पैसा आपको चुकाना है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया ने 58,000 करोड़ चुकाना है, तो 4 साल के लिए हम इसको टेम्पररी स्टे करते हैं, मॉरेटोरियम देते हैं, सस्पेंशन देने पर, मतलब 4 साल तक भरने की ज़रूरत नहीं। हालांकि अगर आप ऐसा ऑप्शन लेते हैं तो उन 4 सालों के लिए, 1 अक्टूबर 2021 से लेके अगले 4 सालों के लिए जितना ये पेंडिंग पेमेंट है उस पर ब्याज देना होगा कंपनी ने सरकार को, ऑप्शन ए। या ऑप्शन बी, कंपनी ने
वो जितना इंटरेस्ट पे करना है उसकी जितनी अमाउंट की अपने कंपनी की शेयर होल्डिंग इक्विटी सरकार को दे दे। ऐसे दो ऑप्शन दिए गए। सो नाउ लेट अस लुक एट दिस वोडाफोन आइडिया सिन। उसको करीब 58,000 करोड़ रुपीस सरकार को ये एजीआर वगैरह में देने हैं। विद इन दैट 16,000 करोड़ 16,000 करोड़ का तो सिर्फ एजीआर का जो बकाया है उसका ब्याज उसने कुछ देना है। अब ये सारी रकम वो सरकार को इंटरेस्ट पे करे 16,000 करोड़ रुपये, या दूसरा ऑप्शन कि कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग सरकार को दे दे, अपने शेयर्स सरकार को दे दे उतने 16,000 करोड़ रुपये के। प्रश्न इसमें सरकार को क्या फ़ायदा? पहला फ़ायदा ये कि अगर ये वोडाफोन को भविष्य में जितना जितना प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, लाभांश, तो वो डिविडेंड का कुछ हिस्सा सरकार को मिले। या ऑप्शन बी, जब ये वोडाफोन वापस खड़ी हो जाएगी कंपनी, तो मान लीजिए अभी उसके शेयर का सेकेंडरी मार्केट में प्राइस चला हो 10 रुपये, भविष्य में हो जाए 20 रुपये, तो तब भारत सरकार के पास जो शेयर्स होंगे वो किसी और को बेच देगी, तो उसको 10 रुपीज़ में जो मिला था 20 में बेचा तो उसको ऐसा प्रॉफिट हो जाए। तो प्रेजेंटली ये वोडाफोन आइडिया की शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ ऐसी है कि 100% जो शेयर्स होंगे उसमें से जनता के पास 28% शेयर हैं, वोडाफोन ग्रुप के पास 44% शेयर हैं और आदित्य बिरला ग्रुप के पास 27% शेयर्स हैं। और सरकार ने क्या कहा, या तो अगले 4 साल के लिए हमको ब्याज पे करो या फिर तुम 16,000 करोड़ रुपीज़ हमको उतनी वैल्यू के शेयर्स दे दो। तो अब क्या होगा, ये आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप अपने थोड़े थोड़े शेयर्स सरकार को दे देंगे। ऐसी कुछ माल चले और फिर आदित्य बिरला ग्रुप वो 17% शेयर होल्डिंग उसकी रह जाए, अभी जो 27 है उसकी जगह, और ये वोडाफोन वाले उसके भी थोड़ी कम हो जाए और फिर वो सरकार को हाथ में कुछ पैसा आ जाए। सो लाइक दैट फ्यूचर सिनेरियो। अब ये इंटरनल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको कुछ मेमोराइज नहीं करनी, ऐसा कुछ एमसीक्यू बनता नहीं रियल एग्जाम में। सफिशिएंट टू नो कि आदित्य बिरला और वोडाफोन ग्रुप ने अपने थोड़े थोड़े शेयर्स सरकार को दे दिए और ऐसा करके सरकार के पास 35% शेयर होल्डिंग आ गई है। एक हिसाब से आप देखिए तो नाउ गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर अमॉन्ग ऑल द शेयर होल्डर्स इन दिस वोडाफोन कंपनी। क्योंकि देखिए ये पाई चार्ट ऐसा हो जाएगा, जनता के पास 17% शेयर होल्डिंग, आदित्य बिरला के पास भी 17, वोडाफोन के पास 28 और सरकार के पास 35, तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर वो हो गया। अब इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट है? एक तो ये कि वोडाफोन कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, जिंदा रह जाएगी, तो जियो एयरटेल की जो डिओपोली बन जाए और वो ग्राहकों को लूटे उसका थोड़ा खतरा कम रहे। दूसरा, ये वोडाफोन आइडिया अगर कोलैप्स नहीं होगा तो आईडीबीआई बैंक से उसने जितना पैसा लोन में लिया है वो सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन नहीं होगा, तो बैंकिंग सेक्टर बच जाए। लेकिन सामने कुछ क्रिटिसिज्म भी चलता है कि भारत सरकार ने बीएसएनएल की मदद करनी चाहिए, ना कि ये सब वोडाफोन वगैरह के शेयर्स में घुसना चाहिए। अब इसके अलावा इसके रोज बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चलती रहेगी। आज 12 रुपये का शेयर था, कल 10 रुपये का हुआ, फिर 8 रुपये का हुआ, फिर 20 रुपये का हुआ, तो वो सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, विल नॉट वेस्ट टाइम। दूसरी एक चीज़ चल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्ज़रलैंड में बैठता है, अपनी एनुअल डावोस समिट के लिए मशहूर है, लेकिन कोरोना के चलते अभी नहीं हो रही है। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट निकाला है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो वो तो एक लाइन का मुद्दा हुआ एमसीक्यू के लिए, लेकिन मेंस के लिए जब भी हम ये आंसर राइटिंग करते हो, निबंध लिखते हो, तो उसने जो रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उसको हम इलेबोरेट करके, बोल बच्चन करके, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन राइट मैनी थिंग्स। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कहना है कि भारत के लिए शॉर्ट टर्म रिस्क क्या है। शॉर्ट टर्म मतलब अगले 2 साल में जो रिस्क आएंगे। एक तो इंटर स्टेट रिलेशन, ये हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि कैसे तेलंगाना में उत्तर प्रदेश के पोटैटोज, आलू को ये सेल पर सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। फिर ये यूनियन गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल, पंजाब, उन सब का चलते रहता है। फिर नीचे तमिलनाडु और केरला के बीच वो मुल्ला पेरियार डैम की प्रॉब्लम चलती रहती है। आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच वो कुछ कोटिया रीजन है, तो वो किसका है उस पर लड़ाई चलती रहे। तो ये सब इंटर स्टेट रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म क्राइसिस। दूसरा है डेट क्राइसिस इन द लार्ज इकोनॉमी, मतलब वो ऐसी बात कि अगर यूरोप या अमेरिका में जो बहुत ज़्यादा लोन बढ़ गए हैं जिसके चलते उनका मार्केट कोलैप्स हो जाए, वहाँ वापस मंदी आ जाए, तो भारत उनको जो एक्सपोर्ट करता है वो अपना बिजनेस चौपट हो जाए। वाइड स्प्रेड यूथ डिसइल्यूजनमेंट, युवाओं का विश्वास भंग हो जाए कि हमने ये इतनी सारी जो पढ़ाई की थी और डिग्री किसी काम की नहीं, अच्छी कोई जॉब नहीं मिल रही, सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही वगैरह, उसके चलते अगर कुछ सोशल अनरेस्ट, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए।
फिर फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड डिजिटल इनइक्वालिटी, वो सब ऐसा है कि कोरोना के चलते ये जो सब डिजिटल आगे बढ़ गया, तो जो लोग सर्विस सेक्टर आईटी सेक्टर में थे उनकी तो खुशहाली है, बाकी सब लोग उतने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और उसी तरह जिनके पास ये कंप्यूटर नॉलेज है वो सब कैरियर बना सके, गरीब लोगों के पास सुविधा नहीं, सब हैकिंग साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उससे भी अपनी जोखिम बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। सो दीज आर द शॉर्ट टर्म रिस्क फॉर इंडिया। अब ऐसा ही उसने पूरे दुनिया के लिए भी रिस्क रिपोर्ट अपना बनाया है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म उसने सब रिस्क बताए हैं। कुछ तो कॉमन ही है जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह, बाकी क्या सोशल कोहेजन इरोजन, ये सब जैसे अमेरिका में वाइट एंड दिस मैक्सिकन इमिग्रेंट्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन्स, उनकी सब लड़ाई चलती रहे, ऐसा सब यूरोप में भी आपस में लड़ते रहे वो। फिर इन्फेक्शियस डिसीज जैसे कोरोना, मेंटल हेल्थ खराब होती रहे कोरोना लॉकडाउन के चलते, साइबर सिक्योरिटी का जोखिम है, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशंस, ये ईरान, इराक, सऊदी, कतर, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, रशिया, जापान, जो लड़ाई होती रहे, डेट क्राइसिस, लाइवलीहुड क्राइसिस, ये सब आप समझते, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इनवॉलेंटरी इमिग्रेशन, वो सब सीरिया वगैरह के शरणार्थी जो यूरोप की तरफ भाग रहे हैं, या म्यांमार से रोहिंग्या जो भारत या बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, वो सब चीज़ें। सो दीज आर द रिस्क्स। तीसरी कुछ इकोनॉमिक करंट अफेयर्स चल रही थी। अमेरिका और इंडिया ने आपस में कुछ एक छोटा सा समझौता किया है कि जहां पर इंडिया अमेरिका से आने वाले पोर्क, सुअर के मांस को, चेरीज और अल्फाफा, वो जो भी कुछ ऐसे फ्रूट वेजिटेबल की चीज़ें होंगी, उसको भारत में इंपोर्ट अलाउ करेगा। और सामने अमेरिका इंडिया से आने वाले मैंगो, आम और पॉमग्रेनेट मतलब अनार, उसको वैसे तो इंपोर्ट होने ही देते होंगे लेकिन बीच बीच में बैन कर देते हैं, ये बोल के कि वहाँ पर फ्रूट फ्लाइज हैं या इसमें तो केमिकल ज़्यादा है, पेस्टिसाइड ज़्यादा है। तो ऐसा जो भी हेल्थ और सेफ्टी के जो नियम स्ट्रिक्ट बनाए होंगे थोड़े आसान करेंगे, शायद थोड़ा टैक्स भी कम कर देंगे। सो आपस में ये दोनों की ऐसी ट्रेड डील चल रही है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी पाया कि इंटरनेशनल नेगोशिएशन में हमेशा इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। दो चीज़ आप समझो कॉम्प्रोमाइज़ कर दो तो सामने वो दो चीज़ वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। अगर हमें ये कहें कि नहीं ये सुअर का मांस और ये सब तो भारत में नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन्स, या फिर कि इंडिया की लोकल जो पोर्क इंडस्ट्री है उसको अमेरिकी कंपटीशन से बहुत प्रॉब्लम आएगी तो हम इसे नहीं अलाउ करेंगे, अगर हम ऐसा कहते रहें तो अमेरिका वाले भी अपने मैंगो और अनार को आने नहीं देंगे उधर अमेरिका में। सो यू हैव टू डू गिव एंड टेक। तो ये हमने देखा इकोनॉमी के कुछ करंट अफेयर्स। अभी आगे बढ़ते हैं कि बाकी अदर सब्जेक्ट के क्या करंट अफेयर्स। एक और चीज़, ये असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट, ऐसी राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट होने वाली है, समवन इज इंटरेस्टेड, उनकी ये वेबसाइट है। तो इकोनॉमी में तो हमने देख लिया ये वोडाफोन वाली चीज़, फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी हमने देख लिया, फिर हमने ये अमेरिका और इंडिया के बीच ये मैंगो और पोर्क वाला डील भी देख लिया। तो दिस इज़ ऑल ओवर। और क्या चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस में, वही सब इंडिया, चाइना, इन श्रीलंका। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सागर डॉक्ट्रिन दी थी 2015 में, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। उसमें हम ये सब मॉरिशस, श्रीलंका, सेशेल सबको मदद करेंगे। वहाँ नेवल बेस जो चाइना बना रहा है तो हम उसके सामने अपना कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर करते रहें वगैरह। तो वो उनका रोज का रोना धोना, चीन ये कह रहा है कि नहीं भारत ने दखल नहीं देना चाहिए वगैरह, वो रोज का चल रहा है, उसमें कुछ नया जानने को नहीं। बट फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन सम पॉइंट्स कॉलम्स में। एक तो वो नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलने देंगे कि नहीं, उसने वैक्सीन नहीं लिया, उसकी कॉलम चल रही है। इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है कि नहीं, भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, वो तो मैंने आपको बताया था। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आने दो नेक्स्ट ईयर, फिर मतलब नेक्स्ट ईयर में ही हम तो पहुंच गए 2022, जब वो आएगा उसके बाद हम वो डेटा सब एनालिसिस देखेंगे। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 190 वो ये कहता है कि अगर कोई मेंबर, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ दिस विधानसभा, तो वो सांसद या विधायक हाउस में से बिना परमिशन के 60 डे के लिए गायब रहे तो फिर उसकी सीट को वेकेंट मान लिया जाएगा, मतलब वहाँ नए से चुनाव करना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऑफकोर्स जो हाउस है उसके जो सभापति और स्पीकर वगैरह चेयरमैन, वो किसी को सस्पेंड तो कर सकते हैं,
बट वो सस्पेंशन का पीरियड मोर देन 59 डेज नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ हुई। फिर दूसरी बात चल रही है, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था वो बिहार प्रोहिबिशन एक्ट, शराबबंदी का कानून। अब उसमें ये जो भी लोग पकड़े जाते हैं तो स्वाभाविक है फिर वो सब लोग जमानत के लिए अर्जी करेंगे। तो बिहार हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट से उनको बेल मिली, तो बिहार सरकार ने उसको अपोज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए कि इसको मत बेल दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सब अपील सुनने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पटना हाईकोर्ट के 15 जज तो पूरा दिन बस शराब की जमानत की सुनवाई सुनते रहते हैं, जिसके चलते बाकी बहुत सारे रेप, मर्डर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केस पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इसको हम भी अब सुनने बैठे। सो दैट इज़ वन थिंग। जुडिशरी में एक और चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट बनाया वल्नरेबल विटनेसेस। वो तो पहले भी था, उसमें कुछ नए नाम ऐड किए, सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम, फिर जिनको ये मेंटल या फिजिकल कुछ इलनेस है, हैंडीकैप है। तो हाईकोर्ट को कहा गया कि आप इन सब लोगों की जब भी टेस्टिमोनी लेते हैं, ये गवाहों की जब आप सुनवाई करते हो, तो वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर बनाया जाए। वो कुछ ऐसा कि इन कैमरा हियरिंग, या जब वो हियरिंग हो रही हो तो बहुत सारे पब्लिक ऑडियंस बैठनी नहीं चाहिए, ताकि वो बिना शर्माए, बिना डरे अपनी बात को, बिना शर्मिंदा महसूस किए डरे अपनी बात को अदालत में रख सके। फिर एथिक्स, उसमें कुछ एक कॉलम था आज मॉब लिंचिंग, लीडरशिप वगैरह के बारे में। अब कुल मिलाकर लिंचिंग क्यों खराब है आप जानते हैं, लेकिन आप एक लाइन में जानते हैं कि उससे आदमी मर जाता है और उसको निर्दोष भी मर सकता है। लेकिन क्या ये चीज़ आप लिख सकते हैं 150 वर्ड्स में? अगर यूपीएससी मेंस पेपर फॉर एथिक्स में पूछा जाए तो ये यहाँ पर इतना सब कुछ अगर हम लिखें, ये जितना मैंने हाईलाइट किया, तब भी जाकर वो करीब 80 टू 90 वर्ड्स ही बनता है। तो आपके पास बहुत सारा केस स्टडी के एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल, लीगल एंगल, भारत और विदेश में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। यू नीड टू हैव दैट वोकेबुलरी एंड कंटेंट। तो उसके लिए पढ़िए, पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आए, लेकिन वो अपने पास क्या लिखने की कैपेसिटी है, 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, दैट यू हैव टू कल्टिवेट। ये जो सारी टेक्स्ट है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मुनाल पर में डाल देता हूँ, डेली करंट अफेयर्स, और फिर पूरे महीने का जमा होगा तो मंथली पीडीएफ फाइल भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो लिंचिंग क्यों खराब है, ये एक बात, उसकी ये शॉर्ट नोट बनाई। फिर उसी कॉलम से हमको मिलता है लीडरशिप क्वालिटी, जो कि अगेन मीन्स पेपर फॉर एथिक्स का मुद्दा है। तो लीडरशिप की और अच्छे लीडर की क्या सब खासियतें हैं वो सब लिखा है कि क्या गुण होने चाहिए उसमें। नैतिक राह पे चलना चाहिए, भीड़ के पीछे नहीं चलना चाहिए कि अभी पब्लिक को जो पसंद आ रहा है मैं बस ऐसा ही बोलूँ। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा भीड़ के पीछे रहेंगे, भीड़ के आगे लीडर बन नहीं पाएगा। और फिर चुनाव जीतने के लिए आप मानवीय सिद्धांतों से समझौता करें, ये सब लिंचिंग, मॉब द्वारा हत्या हो जाए वगैरह, तो भविष्य में पूरे देश का पतन हो सकता है। कुछ लोग जो सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं तो पावनी उनके सर पे से बहुत जल्दी बह जाता है वगैरह वगैरह। फिर उसी में उसने कुछ कोटेशन दिए। बराक हुसैन ओबामा ने क्या बोला था कि पॉलिटिक्स में जितने भी पाप किए जाते हैं वो असल में इसलिए होते हैं क्योंकि बड़ा पाप क्या है, हम सब लोग ये सोचते हैं कि हमें हमेशा जीतना ही जरूरी है, हमने कभी हारना नहीं है। ये जो अपनी सोच है वही पाप है, जिसके चलते राजनीति में सारे पाप होते हैं। फिर उसी कॉलम में कुछ एक कोटेशन दिया था फ्रेंच थिंकर का। वो ये कहता है कि when the past has ceased to throw light upon the future then the man is wandering in the obscurity। इतिहास जब भविष्य पे प्रकाश डालना बंद कर दे तो आदमी जो घूम रहा है वो अंधेरे में ही घूम रहा है। अब वो सब बता रहा था ऐसा अमेरिका के अंदर उनका रेवोल्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल, ब्रिटेन से जो आज़ादी मिली, उसके बाद वो सब कहने लगे अमेरिका के लोग कि अब डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मोनार्की, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र होना चाहिए। फिर कुछ बात चलने लगी ये स्लेवरी को एबॉलिश किया जाए, अश्वेतों को भी अधिकार मिले, गुलामी बंद हो। लेकिन ये सब क्या अच्छा है या बुरा, उस ज़माने में कोई बोल सकता था क्या? मुश्किल था, क्योंकि उससे पहले वाला अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें तो वहाँ तो मोनार्की वॉज जस्टिफाइड, स्लेवरी वॉज जस्टिफाइड। तो उस केस में क्या हो रहा था कि ये जितने लोग घूम रहे थे वो अंधकार में घूम रहे थे, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री में तो कोई ऐसा लाइट था ही नहीं जिससे इंस्पायर होकर आप बोल सके कि वहाँ बेस्ट हुआ तो यहाँ पर भी बेस्ट होगा। लेकिन दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज़ नॉट करेक्ट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, क्योंकि अब तो हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरता है। तो अब तो हम
इतना वर्तमान युग में अपने पास इतने सारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है कि उसे लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। और सभी उदाहरणों में हमें एक कॉमन चीज़ क्या मिलती है, हिंसा और तानाशाही से जो देश चले तो पतन होता है, तरक्की नहीं होती। फिर साइंस में एक्सप्लेन सीरीज में 2 साल से ये कोरोना की लड़ाई चले तो क्या अच्छा बुरा हो, वैसे तो आप जानते हैं ये वोकेबुलरी बेहतर करने के लिए वो देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। दूसरी साइंस में चीज़ आई बायो रेस्टोरेशन। ये पेंटिंग देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर, ये जो मैं हाथ घुमा रहा हूँ, ये क्या है, बहुत सारी ये सब धूल मिट्टी ऑयल वगैरह इस पर सालों से चिपक गया होगा। तो इसे केमिकल से भी साफ कर सकते हैं, लेकिन केमिकल से साफ करेंगे तो डेंजर क्या है, पेंट का भी कलर निकल जाएगा। तो साइंटिस्ट उसका बायो रिस्टोरेशन करें, मतलब वहाँ पर कुछ ऐसे जेल पेपर लगाए जाते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया इस पेंटिंग पर जितनी धूल मिट्टी ऑयल है उसको खा जाएगा, और उसके बाद वो आप जेल वाला लेयर हटा दें तो ये पेंटिंग देखो पहले से काफ़ी साफ़ हो गई। खासकर ये वाला पोर्शन यहाँ पर हम देखते हैं, वो वाला पोर्शन यहाँ पर काफ़ी साफ़ हो गया है। सो दिस इज़ बायो रेस्टोरेशन। पेंटिंग पे भी हो सकता है, मार्बल पे भी हो सकता है। तो भारत में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सोच रहा है कि ताजमहल जो कि अब पीला हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दैट केमिकल पॉल्यूशन, तो उसे हम क्या ऐसे साफ कर सकते हैं नहीं, यूजिंग बैक्टीरिया। साइंस टेक में तीसरा मुद्दा ये है, अमेरिका में एक इंसान के हार्ट को बदल के वहाँ पर सुअर का हृदय लगाया गया। वो कारण ये था कि ह्यूमन हार्ट डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं था, तो पिग हार्ट यूज़ करना पड़ा। अब वैसे तो आप सोचिए कि पिग हार्ट लगाएंगे तो वो तो ह्यूमन बॉडी रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि अपना उनके साथ डीएनए मैच नहीं करेगा। तो पहले उस सब चीज़ का जीन एडिटिंग किया गया ताकि अपनी बॉडी को लगे कि उसका सेल वो ह्यूमन सेल जैसा ही है और उसे रिजेक्ट नहीं करे, और फिर ये सब सफल रहा। वैसे अमेरिका में फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस एफडीए वैसे एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट को परमिशन नहीं देता, लेकिन ये एक्सट्रीम केस था क्योंकि दूसरा कोई ह्यूमन हार्ट अवेलेबल नहीं था, तो इमरजेंसी यूज वाज अलाउड। हाँ, तो इसमें हमको क्या समझना है, एक तो साइंस वाला एंगल कि ओके एनिमल ऑर्गन्स भी ह्यूमन में यूज़ कर सकते हैं अगर जीन एडिटिंग किया जाए, और दूसरा ये समझना है, कुछ बार ये इंटरव्यू और एथिक्स में पूछा जाता है ये वाली चीज़ आप अलाउ करेंगे कि नहीं, आदमी वो मर जाएगा, ये नया कोई कैंसर का ड्रग है वगैरह। सो अगेन इट डिपेंड्स, अगर कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ना हो तो कंपैशनेट यूज़ के लिए उसे अलाउ करना चाहिए, जैसा ये यूएस एफडीए ने यहाँ पर किया है। व्हेन देर इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड देर इज़ नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, तो मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा, तो आदमी का हृदय नहीं मिला तो सुअर का इस्तेमाल कर लो। फिर ये इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ कोविड वल्नरेबल कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी 1 to 4, और उस हिसाब से इसको इतना बोलेंगे, इसको इतना बोलेंगे, वो देख लेना। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री कल्चर। तो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, उसने कुछ आर्टिकल लिखा है ऐसा कि स्वामी विवेकानंद एंड रमन महर्षि दे सर्व्ड एज प्रीकर्सर टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की वो जो विद्रोह हुआ था उसकी पूर्व भूमिका और माहौल स्वामी विवेकानंद और रमन महर्षि ने बनाया था। लेकिन ये बात ऐतिहासिक रूप से गलत है, क्योंकि इनका जन्म तो 1857 के बाद हुआ था। यानी ये क्या, कुछ कंटेंट राइटर्स, मान लीजिए स्वामी विवेकानंद जयंती आ रही हो तो फैक्ट चेक करके आराम से आर्टिकल लिखने की, या तो जल्दबाजी में काम किया जाए तो गलती होती है, या कुछ बार की जानबूझ के ऐसा कुछ किया जाए टू रीराइट द हिस्ट्री टू गिव अ पर्टिकुलर कलर टू द थिंग्स, ताकि राजनीति में मदद करे वगैरह। तो उसकी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया में चल रही। पर्सन इन न्यूज़ में डेथ अमेरिका यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, बट आई फाइंड इट लेस यूजफुल फॉर आवर एग्जाम। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। और मित्रों, मैं थर्सडे और संडे को करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं बनाता, तो उस दिन जो जानने लायक होगा वो वाली थर्सडे की चीज़ फ्राइडे हम एक साथ 2 दिन का माल देख लेंगे। सो अकॉर्डिंगली सी यू नेक्स्ट टाइम।